जब कभी भी जल को उबलते हुए हम देखते हैं तो जल का उबलना किसी एक अणु से संभव है क्या? नहीं। इसी प्रकार जल के एक बूंद से या जल के एक अणु से हम पूरे हाथ का गीला हो पाना सोच पाते हैं? नहीं, क्योंकि जल का उबलना कई सारे अणुओं के संयोग से संभव है। इसी प्रकार जल के एक अणु के द्वारा गीले करने के गुण को हम नहीं समझ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के जो गुण होते हैं उसमें कई सारे अणुओं, परमाणुओं, आयनों, इन सब का संयोग होता है। यहाँ पर जो अणु, परमाणु या आयनों का समूह होता है उनसे ये सारे गुण संबंधित होते हैं। तो द्रव्य की जो अवस्था है उस पर ये निर्भर करते हैं और द्रव्य के गुण जो हैं वो पदार्थ की उस अवस्था पर निर्भर करते हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। इसमें हम देखते हैं द्रव, ठोस एवं गैस। जैसा कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। वर्तमान समय में इसकी और भी अवस्थाएं खोजी गई हैं, जैसे प्लाज्मा अवस्था, अति शीतलित ठोस अवस्था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य रूप से ठोस, द्रव एवं गैस की, और इस अध्याय में जो कि द्रव्य की अवस्थाएं हैं इसमें हम मुख्य रूप से गैस के एवं द्रव के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस, द्रव, गैस का यदि हम एक उदाहरण लेते हैं जल के माध्यम से, तो जल यदि ठोस अवस्था में है तो उसे हम बर्फ़ कहते हैं, यदि ये द्रव अवस्था में है तो ये जल रूप में है, और यदि यह वाष्प रूप में है, गैस के रूप में है, तो ये जल वाष्प के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों अवस्थाएं हैं इन सभी में जो संगठन है वो H2O है, अर्थात सभी का जो रासायनिक संगठन है वो एक समान है। तो किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक गुण होता है वह उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यहाँ पर हम अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम द्रव्य के कई गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमने जैसा देखा कि द्रव्य के जो गुण होते हैं वो किसी एक अणु के कारण नहीं होते हैं, बल्कि कई सारे परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों के समूह से वो संभव हो पाता है। तो जब हम द्रव्य के गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है, उनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया है, इसके बारे में हमें पहले जानना है। यहाँ पर आप बंध को और अन्योन्य जो आकर्षण बल है या अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है, दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। बंध एक अलग पद है। बंध में हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, या फिर एक तरफा साझेदारी होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इन सभी कारणों से बंध का निर्माण होता है। बंध होता है 2 परमाणुओं के मध्य, किसी भी अणु के 2 परमाणुओं के मध्य। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं अंतर अणुक आकर्षण बल की। तो ये जो अन्योन्य क्रिया है अणुओं के मध्य की, या जो आकर्षण बल है, वो वास्तव में 2 अलग अलग अणुओं के मध्य होती है। तो यदि यहाँ पर हम आकर्षण बल की बात करते हैं तो 2 प्रकार के आकर्षण बल हो सकते हैं। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर यानी अंतर अणुक आकर्षण बल, और इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो जब अंतर अणुक आकर्षण बल की बात होती है, इसका अर्थ है कि 2 अलग अलग अणुओं के मध्य यहाँ पर आकर्षण बल है। और बंध को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2 परमाणु जो एक ही अणु में प्रेजेंट हैं, उनके मध्य जो एक आकर्षण बल है या जिस वजह से उनके मध्य बंध बना है, उसको हम अंतरा अणुक के नाम से जान सकते हैं। तो 2 अलग अलग अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो होगा अंतर अणुक आकर्षण बल, और इसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो
अंतराण्विक आकर्षण बलों की प्रकृति होती है, या आणविक जो अन्योन्य क्रिया होती है, या कणों की गति पर जो ऊष्मीय ऊर्जा का प्रभाव है, ये सारी चीज़ें किसी भी द्रव्य की अवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है या जो अन्योन्य क्रिया होती है, यहाँ पर दो प्रकार का बल कार्य करता है। यहाँ जब अणु पास पास आते हैं तो आकर्षण बल भी कार्य करता है, और यहाँ प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है एक तरफ से। तो जो आकर्षण बल है, मुख्य रूप से हम इसे ही वान डर वाल आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो जोहानन वान डर वाल के नाम से इस प्रकार से जो आकर्षण बल है अणुओं के मध्य, इसे वान डर वाल आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। द्रव्य की या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, उसके अंतर को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को बहुत अच्छे से समझना है। तो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस, तो इसको अलग अलग बिंदुओं के आधार पर कैसे कैसे इसमें अंतर है उसे हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि आकर्षण बल के बारे में जब हमें पढ़ना है तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस। तो यदि आकार और आयतन देखें तो ठोस के अणुओं का जो आकार है, आयतन है, वो हमेशा निश्चित होता है, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि अणुओं के मध्य बहुत अधिक आकर्षण बल कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर जब हम द्रव अवस्था की बात करते हैं तो ठोस के अणुओं के मध्य जितना ज़्यादा आकर्षण बल होता है, द्रव के अणुओं के मध्य इतना अधिक आकर्षण बल नहीं होता है। उसमें जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव को हम जिस प्रकार के पात्र में रख देते हैं वह उसी पात्र के आधार पर उसका आयतन भी निश्चित हो जाता है। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, बिल्कुल नगण्य, दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो उनके बीच या अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार इसके आकार का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता और इसके आयतन का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। दूसरा जो अंतर का आधार है वो है संपीड्यता। तो यहाँ जब हम ठोस की बात करते हैं कि ठोस में जो अणु होते हैं वो बहुत अधिक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसका अर्थ है कि इनके मध्य जो दूरी है या जो रिक्त स्थान है अणुओं के मध्य वो बहुत ही कम है। तो जब इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होगा तो ये असंपीड्य होते हैं। और दूसरी ओर द्रव के अणु जो होते हैं, चूँकि उनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है ठोस की तुलना में, और उनके मध्य रिक्त स्थान भी ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है, तो द्रव के अणुओं को हम देखते हैं कि ये संपीड्य होते हैं। तो द्रव के अणु जो हैं वो संपीड्य होते हैं। वहीं गैस की बात जब होती है तो गैस के अणुओं के मध्य हमने देखा कि बहुत ही कम आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे से काफ़ी अधिक दूरी पर होते हैं और इनके मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। तो गैस में संपीड्यता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। अगला गुण है विसरण का। जो ठोस के अणु होते हैं वे एक दूसरे में विसरित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो रिक्त स्थान है वो बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पर विसरण का गुण नहीं होता है। अर्थात जो ठोस है वो एक दूसरे में, एक ठोस दूसरे ठोस में बिल्कुल विसरित नहीं हो सकते। लेकिन द्रव के अणुओं के मध्य चूँकि रिक्त स्थान होता है तो यहाँ पर एक द्रव दूसरे द्रव में विसरित हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि एक द्रव किस तरह से दूसरे द्रव में आसानी से विसरित होता है, क्योंकि उसमें अणुओं के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। इसी प्रकार जो गैस है तो गैस के अणुओं के मध्य भी बहुत अधिक दूरी होती है, रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, तो गैसों में भी विसरण का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। आसानी से गैस जो है वो विसरित हो सकते हैं। अगला हम देखेंगे ताप का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो जब ठोस को एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर वह ठोस गलना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो निश्चित तापमान है जिस पर वह ठोस गलना प्रारंभ कर देता है उसे हम गलनांक बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु पर यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस आसानी से गलने लगते हैं, और यह भी निर्भर करता है उनके अणुओं के मध्य के आकर्षण बल पर।
दूसरा, यदि द्रव के बारे में देखें तो द्रव में जब तापमान दिया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर वह द्रव उबलने लगता है। अब यहाँ पर हम इसे कहते हैं क्वथनांक, क्योंकि एक निश्चित क्वथनांक पर ही प्रत्येक द्रव जो है वो उबलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है और इस प्रकार से वे एक निश्चित तापमान पर उबलने लगते हैं। गैस जैसे ही ऊष्मा पाते हैं तो ऊष्मा पाकर वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ इसे ठंडा कर दिया जाता है तो गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो एक निश्चित तापमान पर वो धीरे धीरे द्रव रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। अगला जो अंतर का आधार है वो है समदैशिकता। तो जो ठोस में यदि हम देखें तो क्रिस्टली जो ठोस होते हैं, घने क्रिस्टल जो होते हैं, केवल उसको छोड़कर बाकी जितने भी ठोस होते हैं वे सभी विषमदैशिक होते हैं और द्रव एवं गैस ये सभी समदैशिक होते हैं। अणुओं के मध्य की गतिज ऊर्जा की बात यदि करें तो ठोस के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा का मान है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है यदि ठोस की देखें तो वो कम होगी। यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर ना बढ़ाते हुए देखें तो ठोस के मध्य जो अणु हैं वो बहुत अधिक आकर्षण बल से जुड़े हैं, तो यहाँ गतिज ऊर्जा का मान बहुत ही कम होगा। लेकिन जैसे जैसे अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाता है, जैसे कि द्रव अवस्था में, और उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, क्योंकि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 mv², मतलब गतिज ऊर्जा की ये समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं की जो गति है वो बढ़ने लगती है। ठोस, द्रव एवं गैस के उदाहरण तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि ठोस अवस्था में जैसे आयोडीन है, यदि कांच लें, जल की जो अवस्था है बर्फ़, ये सारी चीज़ें ठोस में आएंगी। गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैस। और द्रव अवस्था में जैसे कि ब्रोमीन होता है या द्रव जिसे हम जल के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये सारी चीज़ें द्रव अवस्था में आती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मुख्य रूप से अंतरा आणविक आकर्षण बल की। तो जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है इसे जोहानन वान डर वाल के सम्मान में इसका नाम दिया गया वान डर वाल आकर्षण बल। तो ये जो वान डर वाल आकर्षण बल है इसके कई प्रकार हैं, जैसे द्विध्रुव आकर्षण बल, दूसरा है प्रकीर्णन बल या जिसे लंदन बल भी कहा जाता है, तीसरा होता है यहाँ पर प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ये तीनों जो हैं ये सभी आते हैं वान डर वाल आकर्षण बल के अंतर्गत। और कुछ अलग दो और आकर्षण बल होते हैं जिसे हम कहते हैं आयन द्विध्रुव आकर्षण बल और दूसरा होता है प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो ये दोनों वान डर वाल आकर्षण बल के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार से आकर्षण बल है जिसके वजह से जो अणु हैं वो आपस में अन्योन्य क्रिया या आपस में इंटरैक्ट होते हैं। एक और विशेष तरह का द्विध्रुव आकर्षण बल है हाइड्रोजन बंध, जिसे आपने अध्याय 4 में पढ़ा है। यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि द्विध्रुव आकर्षण बल के श्रेणी में इसे कैसे रखा गया है और क्यों रखा गया है। जब हम द्विध्रुव की बात करते हैं तो इसे पढ़ने से पहले हमें दो प्रकार के अणुओं के बारे में जान लेना चाहिए। एक होता है ध्रुवीय अणु और दूसरा है अध्रुवीय अणु। तो ये ध्रुवीय अणु उत्पन्न कैसे होते हैं? तो ध्रुवीय अणु के उत्पन्न होने का कारण है कि दो परमाणु जिनके मध्य बहुत अधिक ऋण विद्युतता में अंतर होता है, तो जब ऋण विद्युतता में अंतर होगा तो कोई भी एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इस तरह से उस खींचे जाने वाले इलेक्ट्रॉन को जो अणु अपनी तरफ आकर्षित करता है उस ओर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और दूसरे अणु की तरफ आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से द्विध्रुव उत्पन्न होता है। यदि हम एक उदाहरण लेते हैं HCl की, तो HCl जिसमें H और Cl की ऋण विद्युतता में बहुत अधिक अंतर होता है और ये दोनों आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। यह सहसंयोजक बंध क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है।
तो चूंकि क्लोरीन हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक ऋण विद्युतीय है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है वो क्लोरीन की तरफ चला जाता है। तो क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न हो गया और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। तो ये बात हो गई एक ध्रुवीय अणु की। दूसरा हम देखते हैं अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु में दो परमाणु जो आपस में सहसंयोजक बंध से बंधे हैं, लेकिन उनके ऋण विद्युता में बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं वो दोनों तरफ समान रूप से साझेदारी किए हुए हैं। यहाँ पर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचने की क्षमता नहीं रखता है। तो इस वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का आंशिक धनावेश या आंशिक ऋणावेश उत्पन्न नहीं होता है। यदि हम उदाहरण लेते हैं आयोडीन अणु की, तो I2 जिसमें I और I के मध्य एक सहसंयोजक बंध बना है, तो चूंकि I और I समान परमाणु है तो यहाँ यह एक अध्रुवीय अणु की तरह कार्य करेगा, क्योंकि दोनों की ऋण विद्युता में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। तो ना को ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन यू अपनी ओर लेगा और ना ही ये आयोडीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्रुवीय अणु होता है। तो जब हम अन्योन्य बल या अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करते हैं तो ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के बीच जो डिफरेंस है वो हमें पहले जानना है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल की। तो जैसा कि हमने HCl का उदाहरण देखा कि HCl में H और Cl के मध्य सहसंयोजक बंध है, तो H और Cl पर आंशिक ऋणावेश और धनावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो अणु है HCl, इसे हम कहेंगे स्थायी द्विध्रुव वाले अणु। तो ऐसे कई सारे अणु हैं जिसमें पहले से ही द्विध्रुव उत्पन्न है, जैसे कि अमोनिया, जल, SO2, ऐसे कई सारे अणु हैं जिसमें दो परमाणुओं के मध्य ऋण विद्युता में बहुत अधिक अंतर है। इस वजह से वहाँ द्विध्रुव पहले से ही स्थायी रूप से रहते हैं। तो ऐसे अणु जिनमें द्विध्रुव पहले से है उनके मध्य ये आकर्षण बल कार्य करता है। तो द्विध्रुव द्विध्रुव के मध्य जो आकर्षण बल है या द्विध्रुव द्विध्रुव के मध्य जो अन्योन्य क्रिया है वो इसी आकर्षण बल के कारण है, क्योंकि इसमें आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न है। यदि हम HCl का उदाहरण लेते हैं तो HCl का एक अणु दूसरा HCl का अणु, तो Cl के ऊपर आंशिक ऋणावेश और दूसरे HCl के H के ऊपर आंशिक धनावेश है और इसके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। चूँकि ये द्विध्रुव द्विध्रुव अणुओं के मध्य है, इसका नाम होगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो प्रत्येक जो आंशिक आवेश होता है धनावेश या ऋणावेश, इसका मान जो इकाई आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम से कम पाया जाता है। जब हम बात करते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल की, तो यहाँ पर हम जब गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो गैसीय अवस्था में जो अणु होते हैं उनके मध्य दूरी बहुत अधिक होती है, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल भी बहुत कम होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी अणुओं के मध्य का आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि यदि तापमान कम हो और उच्च दाब की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में अणु पास पास आते हैं गैस के, तो यहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो तापमान कम होने पर भी अणु पास पास आएंगे, दाब बढ़ाने पर भी जो गैस के अणु हैं वो पास पास आते हैं। तो ऐसे दोनों अवस्थाओं में जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल का मान है वो बढ़ता है। जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल है उसका जो परिमाण होता है वो अणु के द्विध्रुव आघूर्ण पर भी निर्भर करता है। किसी भी अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान जितना अधिक होगा उनके मध्य जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है वह भी उतना प्रबल माना जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं pH3 की, तो pH3 के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो 0.55 डिबाई है, जबकि H2S के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो 0.10 डिबाई होता है। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण
का मान दिया हुआ है, इस आधार पर हम उसके द्विध्रुव आकर्षण बल को समझ सकते हैं। कीजम ने 1912 में एक समीकरण दिया और इस समीकरण के द्वारा उस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण और उन अणुओं के मध्य किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया होती है, उन अणुओं के बीच की दूरी कैसी है और ये सारी चीज़ें कैसे आकर्षण बल को प्रभावित करती हैं, इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे कीजम समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो है E = 2μ4 / 3r6kT। तो यहाँ जो म्यू है वो स्थायी द्विध्रुव को बताता है, K बोल्ट्जमैन स्थिरांक है, जबकि R अणुओं के बीच की दूरी होती है। तो यदि यहाँ पर तापमान को स्थिर कर दिया जाए तो जो यहाँ द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होगी वह 1/r6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या अणुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जितनी ज़्यादा अणुओं के मध्य की दूरी होती है आकर्षण बल का मान उतना ही कम होता जाता है। तो जब हम कीजम समीकरण में E का मान देखते हैं तो E व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r6 के। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जितनी ज़्यादा अणुओं के बीच की दूरी होगी, अणुओं के मध्य जो द्विध्रुव आकर्षण बल का मान है वो उतना ही कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रकीर्णन बल की, या इसे लंदन बल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का जो आकर्षण बल है उसको सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन साइंटिस्ट ने अध्ययन किया था, तो इसलिए उनके नाम के आधार पर इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया का नाम पड़ा लंदन बल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उदासीन परमाणु होते हैं या जो अध्रुवी अणु होते हैं तो वे विद्युतीय रूप से सममित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान इसका 0 होता है, नहीं होता है, यानी म्यू = 0 होता है। और इस प्रकार के जो अणु हैं या उदासीन जो परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अब्र है या जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है, कहीं भी ज़्यादा और कम नहीं होता है। हर तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मेघ है, वो एक जैसा वितरण हो रहता है। किसी एक समय पर यहाँ एक तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक अब्र है वो खिसक जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक अणु में 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं और इस प्रकार अचानक से उत्पन्न हुए द्विध्रुव को हम कहते हैं तात्क्षणिक द्विध्रुव। तो जब ये तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है और उसके प्रभाव में जो दूसरा अध्रुवी अणु है या दूसरा जो परमाणु है उसमें भी जो सममिति थी इलेक्ट्रॉनिक अब्र की वो विरूपित हो जाती है या डिफॉर्म हो जाती है। अर्थात यहाँ पर जो तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हुआ कुछ समय के लिए एक अणु में, वह दूसरे अणु में भी द्विध्रुव उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से द्विध्रुव आकर्षण बल है, लेकिन इसे हम तात्क्षणिक रूप से उत्पन्न द्विध्रुव कहेंगे और उस तात्क्षणिक रूप से उत्पन्न द्विध्रुव के कारण दूसरा जो अणु है वह प्रेरित होता है। तो यहाँ पे तात्क्षणिक द्विध्रुव है और प्रेरित द्विध्रुव है, तो इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है और इसे हम कहते हैं प्रकीर्णन बल या लंदन बल। तो इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। यदि हम 2 परमाणु लें A एवं B, A और B दोनों में ही पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सममित अवस्था में है। किसी एक समय पर A परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो असममित हो जाता है, अर्थात एक तरफ अधिक और एक तरफ कम। तो यहाँ पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश कुछ समय के लिए उत्पन्न हो जाता है। इसे हम कहते हैं अल्पकालिक तात्क्षणिक द्विध्रुव, क्योंकि वह थोड़े समय के लिए उत्पन्न हुआ। और इस वजह से जो B परमाणु है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो B परमाणु चूँकि पहले से सममित अवस्था में है, तो यहाँ पर इस तात्क्षणिक द्विध्रुव के प्रभाव में जो दूसरा B परमाणु है उसमें भी हम देख रहे हैं कि द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जो कि इससे प्रेरित होता है। जो तात्क्षणिक द्विध्रुव वाला परमाणु है A, इससे प्रेरित होकर B के अंदर द्विध्रुव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग
परमाणु हैं ए और बी। ए में तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हुआ और बी में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हुआ। तो इन दोनों के मध्य एक तरह का आकर्षण बल कार्य करता है। तो इसे हम तात्क्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, अन्योन्य क्रिया के नाम से भी जानते हैं और यही प्रकीर्णन बल होता है। तो जो तात्क्षणिक द्विध्रुव है और प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल है, इसी को हम कहते हैं प्रकीर्णन बल, या इसी प्रकार के आकर्षण बल का अध्ययन जर्मन वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था, फ्रिट्ज लंडन ने। उसे हम कहते हैं लंडन बल या प्रकीर्णन बल। तो जो दो अस्थायी द्विध्रुव है उनके मध्य का जो आकर्षण बल है यही लंडन बल है। और ये जो बल होता है वो अणुओं के आकार पर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो प्रकीर्णन बल का मान भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कि अणु, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं क्वथनांक की तुलना की गई है। तो यहाँ हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन है। तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो क्वथनांक का मान है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ता जाता है। तो अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो किस तरह से बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ, उसे हम क्वथनांक जैसे गुण से समझ सकते हैं। क्योंकि यदि क्वथनांक अधिक है किसी अणु का, इसका अर्थ है कि वहाँ पर अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत प्रबल है। इसी वजह से उसको अधिक टेम्परेचर देने पर वो उबलेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी या अणुओं का आकार बढ़ा तो क्वथनांक के मान में भी वृद्धि दिखाई देती है। तो यहाँ जो लंडन बल है वो परमाणुओं के समान जो अध्रुवीय अणुओं के भी, उसमें भी प्रकीर्णन बल पाया जाता है। और प्रकीर्णन बल के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे हम E के रूप में दर्शाएंगे। तो E इक्वल टू 3I अल्फा स्क्वायर अपॉन 4R6। तो यहाँ जो I है वो आयनन ऊर्जा को दर्शाता है, अल्फा अध्रुवीय अणुओं की ध्रुवता को बताता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अन्योन्य क्रिया की, तो जो ध्रुवित होने वाला अणु है वह कितना ध्रुवित होना चाहता है और ध्रुवित करने वाला जो अणु है उसमें कितनी क्षमता है दूसरे अणु को ध्रुवित करने की, ये दोनों चीज़ें हर जगह पर समझना आवश्यक है। कि अगर तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है किसी परमाणु में और वह दूसरे परमाणु को द्विध्रुव उत्पन्न कराता है, तो दूसरा जो परमाणु है वो कितने एक्सटेंट से अपने अंदर द्विध्रुव उत्पन्न कर सकता है, या कितनी तीव्रता से जो तात्क्षणिक द्विध्रुव वाला परमाणु है वह दूसरे को ध्रुवित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि किस प्रकार का आकर्षण बल है, ध्रुवित करने की शक्ति कितनी है और ध्रुवित होने की शक्ति कितनी है दोनों परमाणुओं को और दोनों जो अध्रुवीय अणु है या जो दोनों परमाणु है उनके मध्य। तो यदि प्रकीर्णन बल को यहाँ भी हम देखें तो प्रकीर्णन बल व्युत्क्रमानुपाती होगा अणुओं के बीच की दूरी के। तो इसे हम प्रकीर्णन बल यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r6, तो इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो जो अन्योन्य क्रिया होती है अणुओं के मध्य की दूरी जितनी ज़्यादा होती है उतनी अन्योन्य क्रिया का मान जो है वो कम होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा है तो द्विध्रुव, प्रेरित या जो तात्क्षणिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव, इनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो लंडन बल कार्य कर रहा है, वह कम होता जाएगा दूरी के बढ़ने के साथ साथ। और ये बहुत कम दूरी तक ही ज़्यादा प्रभावी होता है, लगभग 500 पिकोमीटर तक ये बल प्रभावी होता है। इससे ज़्यादा होने पर ये बल प्रभावी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। तो देखने से सभी नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल की। तो एक ऐसा अणु जिसमें पहले से द्विध्रुव है वो स्थायी द्विध्रुव अणु है, और एक ऐसे अणु की बात कर रहे हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का ध्रुव उत्पन्न नहीं हुआ है, वह अध्रुवीय अणु है। इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है उसे हम कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। तो एक अणु जो पहले से द्विध्रुव आघूर्ण वाला है, पहले से उसमें द्विध्रुव उत्पन्न है, और दूसरा जिस पे द्विध्रुव उत्पन्न नहीं है।
तो उनके मध्य आकर्षण बल कैसे कार्य करेगा? तो जब स्थायी द्विध्रुव रखने वाला जो अणु है वो विद्युतीय जो उदासीन अणु है उसके सामने आता है, उसको प्रभावित करता है, तो जो उदासीन अणु होता है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये पूरी तरह से विकृत कर देता है, उसको डिफॉर्म कर देता है और उसके अंदर फिर प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न कर देता है। तो द्विध्रुव अणु के प्रभाव में जो अध्रुवी अणु है वह प्रेरित होता है और उस पे दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार पहले से जो स्थायी द्विध्रुव वाला अणु है और दूसरा जो अध्रुवी अणु है उनमें जो थोड़े समय के लिए यहाँ प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ दोनों के मध्य आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, इनके मध्य एक अन्योन्य क्रिया या इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो यहाँ जो आयन है या द्विध्रुव है उसमें जो आवेश होता है वो स्थायी रूप से उपस्थित होता है। तो एक अणु है जो स्थायी रूप से द्विध्रुव वाला है और एक अणु है या परमाणु है जो कि उदासीन या अध्रुवी होता है। तो इनके प्रभाव से उसमें द्विध्रुव उत्पन्न हुआ और इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो ध्रुवीय अणु और अध्रुवी अणु के मध्य ध्रुवीय अणु के द्वारा प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न किया गया अध्रुवी अणु के मध्य। तो यहाँ भी वही बात आती है कि ध्रुवीय अणु की अध्रुवी अणु को ध्रुवित करने की शक्ति कितनी है और अध्रुवी अणु के प्रेरित होने की शक्ति कितनी है ताकि वह ध्रुवीय अणु में परिवर्तित हो सके। तो जब दोनों में ही आंशिक धनावेश ऋणावेश उत्पन्न होता है और इनके मध्य एक अन्योन्य क्रिया उत्पन्न हो जाती है, इनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो इस आकर्षण बल को हम कहते हैं डिबाई की प्रेरण ऊर्जा या द्विध्रुव प्रेरित अन्योन्य क्रिया के कारण जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसे कहते हैं डिबाई की प्रेरण ऊर्जा और इसे प्रदर्शित किया जाता है ED से। ED बराबर है -z² अल्फा अपॉन 2r4 या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ED इक्वल टू -μ α² अपॉन r6। यहाँ जो अन्योन्य क्रिया होती है अणुओं के मध्य या उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत न्यूनतम होता है, आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और कम दूरी तक ही ये भी प्रभावित होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इस प्रकार का जो आकर्षण बल है वो बहुत कम दूरी तक ही प्रभावी होता है। और जो यहाँ पर प्रेरित अणु होता है दूसरा वाला जो जिसमें कि पहले से द्विध्रुव उत्पन्न नहीं हुआ था, तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी द्विध्रुव के आघूर्ण और विद्युत उदासीन अणु में ध्रुवता पर निर्भर करता है। तो वही बात हुई कि कितनी ज़्यादा उसमें ध्रुवित होने की शक्ति है और दूसरे की ध्रुवित करने की शक्ति कितनी है। तो उच्च ध्रुवणीयता होती है आकर्षण बलों की सामर्थ्य में वृद्धि करता है। जितना ज़्यादा ध्रुवणीयता का मान होगा आकर्षण बल के मान में उतनी अधिक वृद्धि होती जाएगी। अगला हम देखेंगे कि आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। हमने पहले ही देखा था कि आयन प्रेरित अन्योन्य जो क्रिया होती है, आयन प्रेरित जो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया है, ये वान डर वाल बल के अंतर्गत नहीं आता है और ये थोड़े समय के लिए प्रभावी होते हैं। जब हम आयन की बात करते हैं तो धन आयन और ऋण आयन हम दोनों की बात करते हैं। जब भी कोई अध्रुवी अणु आयन के संपर्क में आते हैं तो आयन के प्रभाव में उसके अंदर द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, आयोडीन नाइट्रेट आयन के प्रभाव में आता है। तो आयोडीन I2 एक अध्रुवी अणु है। जब वो नाइट्रेट आयन के प्रभाव में आता है तो आयोडीन में भी दो आवेश उत्पन्न हो जाता है, दो ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। तो आयोडीन यहाँ पर अध्रुवी से ध्रुवी अणु की तरह कार्य करने लगता है। तो जब ये अध्रुवी से ध्रुवी अणु की तरह कार्य करने लगेंगे तो आयन और जो द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है उनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो आयन के प्रभाव में आयोडीन ध्रुवित होता है और आयोडीन में दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश, और इस वजह से इनके मध्य आयन और जो प्रेरित अध्रुवी अणु है उनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, क्योंकि प्रेरित होने के बाद वह अध्रुवी अणु ध्रुवीय अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है और जैसे ही आयन को हटा लिया जाता है तो ये जो
ध्रुवी हुआ था अणु, वह अब पुनः अध्रुवी अणु में परिवर्तित हो जाता है। अध्रुवी अणु की जो ध्रुवणता होती है वो आयन की उपस्थिति तक ही ज़्यादा रहती है। जैसे ही आयन को हटाते हैं तो उसकी जो ध्रुवणता है वो समाप्त हो जाती है।